हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 32 लेंगे। तो अप्रॉक्स हमारे 30 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने स्टार्टिंग से सीरीज नहीं देखी तो इनको देखिए। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक को टच कर चुका है, जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कॉन्सेप्ट सारा हमने कर चुका है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया है ना, और कुछ टॉपिक हैं जो जिसके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, हम उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि इस सीरीज का टारगेट चाहिए है कि आप एग्जाम से पहले सारे टॉपिक को टच करके जाओ, है ना, कि ताकि आपका पैटर्न भी चेंज हो, तो आपको ये नहीं लगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं लगे कि ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए। तो हमारा 2 दिन का गैप हो गया, तो आशा करता हूँ कि उस 2 दिन में आपने कॉन्सेप्ट पर रिवीजन किया होगा, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया होगा क्वेश्चन, और डेली आपको मॉक लगाना है। ठीक है, तो अपना मेंटलिटी अभी से बना लो कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी के, कितने 1.5 से 2 महीने बचे हैं, मान लो अप्रॉक्स 3 महीने बचे हैं, एनटीपीसी का भी एग्जाम है। तो आपको ना मेंटली हर टाइम प्रिपेयर रहना कि आपको क्या कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ है, किसको करना है ना, किस टाइम पे कितना पूरा होना चाहिए। तो आपको एग्जाम से पहले 1 महीने पहले ही प्रिपेयर हो जाना है और मॉक देना है। जितना ज़्यादा मॉक दोगे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए। तो पहले ये बताइए, आपने आप में से कुछ लोग ने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया होगा, है ना। पेपर 1 की तो बात नहीं करूंगा, पेपर 1 का लेवल तो भाई हर बार का मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एक लेवल ऊपर ही रखता है। मैं सीसेट की बात करूंगा, सीसेट में आपने कितना स्कोर किया आप कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और मैंने तो 40 से 42 क्वेश्चन किए, जिसमें से मेरे 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, और मैंने इसका सारा सोल्यूशन डाल रखा है क्वांट का, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, है ना। और जिन्होंने भी डाला है तो वो अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या कैसा रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा। भाई सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे अच्छे लेवल के आए थे, और इतने क्वेश्चन थे, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजिली डुएबल थे। मतलब जो एसएससी का जो भी एस्पिरेंट होगा, जो भी 1.5 से 2 साल दे चुका है एसएससी में, तो 25 से 30 क्वेश्चन आराम से वो कर सकता था। बाकी जो रीजनिंग के तो ऐसे ही नॉर्मल एवरेज से कम ही, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा लेवल था, मतलब दिमाग को खोल देने वाले लेवल। तो आपको ना चैलेंजिंग क्वेश्चन को हमेशा फेस करना चाहिए, क्योंकि ना जब भी चैलेंजिंग क्वेश्चन मिले ना, समझ लेना कि आपका वो चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट मिले तो आपको ना उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट ना उसी टाइम पे उसी दिन कंप्लीट करना है। ये नहीं टालना कि अब मैं कल कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये नया टॉपिक है कि क्यों पढ़ूं। अब एग्जाम से पहले आप टॉपिक कवर कर सकते हो, जो आपने नहीं पढ़ा तो उसको कवर कर सकते हो, पर एग्जाम के टाइम पे आपको जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करना है। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम पे आप मतलब नए नए टॉपिक पढ़ रहे हो, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ क्वेश्चन में फंसेंगे फिर आप कॉन्सेप्ट पर रिवीजन करेंगे, तो इसी तरीके से रिवीजन होता है। ये नहीं कि आप चैप्टर उठा रहे हो फिर उसका क्वेश्चन करो, हाँ करना है तो करिए, पर ज़्यादा फोकस इसमें करिए, प्रैक्टिस करिए और रिवीजन पे फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बोला है, इफ अल्फा, यहाँ अल्फा लिख लेना, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्या दिया है। तो बताना है ये 2 रूट्स दिए हैं कौन कौन से, ए अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4 और बीटा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4। तो ये 2 रूट्स दिए हैं, तो इसकी रूट्स के इस रूट्स के इक्वेशन बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जब हमको रूट्स दिए होते हैं कैसे बनाते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस में आपका क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, है ना, इंटू में एक्स, सम ऑफ रूट इंटू में एक्स, प्लस में आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल टू में 0। ठीक है, तो कुछ नहीं, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ पे मैं वाइट पेन ले लूँ ताकि, ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4 प्लस में आपका बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर 4। ठीक है, इंटू मैक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ये वाला, और ये दोनों को प्रोटेक्ट कर दो। तो अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4 बीटा स्क्वायर अल्फा अल्फा की पावर 4। ठीक है, दोनों का इंटू कर दो, दोनों का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा बीटा की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर, तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो अल्फा इंटू बीटा का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब आपकी वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है। अब वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अब आपको ये दिया है, क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे लिख लेना है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 7x प्लस 2, और इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो बस अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा, तो क्या होगा, क्या होता है माइनस बी बाई, बी क्या होता है, ये वाला एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है आपका ये 2, ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ 7 है तो -7 अपन में 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा, तो इस पर हटा लो और डायरेक्ट लिखो, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए होता है, तो सी कितना आपका 2 है, अपन में 1, तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो -7 सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना 2 आ गया। ठीक है, इसके इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया। ठीक है, आप बस यहाँ पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 2, 2 की पावर कितना
यहाँ 6 लिख लेना, पावर 6 है, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4 प्लस में आपका बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, सॉल्व कर लो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, बीटा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस में आपका अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो दी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है हमको, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो दी नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसको, आपको ना सारा अलजेब्रा की फॉर्मूले याद होने चाहिए, एकदम दीवार में चिपके होने चाहिए। तो इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, -2 ए बी को उधर भेज देता हूँ, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के पास। तो ये आ गया, बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है 2 है, तो 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -7 दिया है ना, -7 दिया तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49, ठीक है। और माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया 2 दिया तो कितना हो गया 4 हो गया। तो बस 4 इंटू में आपको क्या हो जाएगा 45, तो इंटू कर लो, 5 को 20 4 को 16 180, बस यहाँ से लिख लो। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे, ये हो रहा है, ये तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसकी जगह क्या आ गया 180 इंटू में एक्स प्लस में आपका ये 2 की पावर 6 क्या होता है आपका 64 होता है, तो इक्वल टू 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है। तो बस आपको याद रहना चाहिए कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब आपके रूट्स दिए हैं तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये समझ में इक्वल टू 0। और ये इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हमने वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का। तो ये देखिए क्या बोला है इसमें, चेंज कर लो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये इन द सीरीज ये दिया, तो ये जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, तो एपी जीपी का। तो 1 बाय क्या दिया 1 बाय 0 1 0 1 सॉरी 1 बाय 0, ठीक है 0 1, फिर प्लस में 1 बाय 0.001, फिर क्या है 1 प्लस 0.00 3 बाय 0, फिर उसके बाद प्लस ऐसे अप टू, इनका सम क्या दिया आपको जीपी का, इनका 1 1 1 1 फिर 3 बार और 1 मतलब 6 बार 1 है 00, ठीक है। अब देखिए एपी में आपको सम ऑफ एपी क्या होता है, ये देखो सम ही है ना, ये ए पहला टर्म है A1, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, इनका सम। तो सम ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीपी क्या होता है SN है ना, सम ऑफ जीपी क्या होता है SN, स्क्वायर में क्या होता है A इंटू में आपका R की पावर N, R क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताता हूँ, ठीक है, अपॉन में R-1, तो R कैसे निकालते हैं A2 अपॉन में मतलब सेकंड टर्म अपॉन में A1, ठीक है। जीपी में क्या होता है डिवाइड करते हैं और जो एबी में क्या करते हैं हम वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे वाला टर्म कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है। तो जीपी में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं दूसरा वाला टर्म पहले वाले टर्म से, ठीक है। तो A2 कितना दिया 1 अपॉन में 0.001 और A1 कितना दिया आपको 1 अपॉन में 0.01, ठीक है। तो आप एक काम करो ना ऐसे लिख लो, इसको पलटा के 0.01 ऊपर आ जाएगा 0.001 नीचे, ठीक है। तो यहाँ से कट के ये हट जाएगा 0 1 0 बस ऊपर आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब ए की बात करूँ तो A1 क्या है, ए क्या है हमारा ये फर्स्ट टर्म होता है, तो A1 ही है ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A1 कितना है आपका 1 अपॉन पे 0.01, तो ये कितना हो गया आपका 100 हो गया, कितना हो गया 01, हाँ तो 100 हो गया, ठीक है। तो इसको पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, पुट करो जरा, तो क्या आ जाएगा A1 कितना आ गया आपका 100 आ गया, ठीक है। मतलब इसको लिख लो यहाँ पे 1.01, ठीक है 0.01 है, ठीक है। फिर इंटू में आपका R कितना है आपका 10 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 10 माइनस 1 इक्वल टू में आपको सम कितना दिया 1 1 1 3 बार 6 बार 1 है 00, ठीक है। तो इसको मैंने 0 पॉइंट पर हटाया ऊपर 2 0 चला जाएगा, ठीक है। तो 100 इंटू में 10 की पावर 1 10 की पावर n माइनस 1 और ये 1 1 1 और फिर 3 बार 1 फिर 0 0, ये कितना हो गया आपका 9 हो गया। 2 0 से 2 0 काट दो इसको, तो बचा कितना आपका 10 की पावर n और 1 को इधर भेज दो, 9 को इंटू कर लो पहले 9 9 9 3 6 बार 9 और माइनस में 1 सॉरी प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ तो प्लस जाएगा। तो कितना हो जाएगा कितनी बार 9 1 2 3 4 5 6 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 1 ऐड करोगे तो 1 फिर कैरी जाते जाते क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करो 10 के पावर n और 10 की पावर 6 तो n इसका 2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 20 सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी सेम हो जाएगी। तो आपका n के नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया आपके 6 हो गया, ठीक है समझ में। तो ये था जीपी का कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीपी क्या होती है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, संजू गिव 20% डिस्काउंट ऑन एन आइटम है ना, बट ऑन द कस्टमर रिक्वेस्ट मतलब कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी ही गेव एडिशनल डिस्काउंट 10%, मतलब संजू जो दुकानदार होगा संजू उसने 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। उसके बाद दुकान मतलब जो ग्राहक आया उसने बोला कि भैया और डिस्काउंट दे दो, तो उसने 10% का और डिस्काउंट दे दिया।
अब पूछा है कि व्हाट इज द टैग प्राइस ऑफ द आइटम इफ द कस्टमर परचेस्ड इट एट इतना, ठीक है, मतलब अब जो ग्राहक था उसको कितने में बेचा गया, 10,026 रुपये में। तो मतलब ये समझिए सीपी होता है, एमपी होता है, मार्क प्राइस और आईएसपी, ये तीनों का रिलेशन आपको अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए। सीपी से एमपी मार्कअप परसेंट। अब भाई दुकानदार भी कहीं खरीद के लाया होगा ना, दुकानदार तो अपने घर पे तो कपड़े बना नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, कहीं से होलसेल से लाया, फैक्ट्री से लाया, कहीं से उसको मार्कअप मतलब लाया, उसने मार्कअप करके टैग प्राइस लगा दिया। वो चिट रहती है ना, चिपकी हुई रहती है इतना प्राइस लगा के, तो वो दुकानदार अपने से लगा के, ठीक है, तो मार्क प्राइस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया उसने, कितने का, 20% का। फिर उसको संतुष्टि नहीं हुई किसको, ग्राहक को, तो उसने बोला कि भैया 10% का और डिस्काउंट दो, तो फिर उसने 10% का और डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट माइनस से डिनोट करते, ठीक है, फिर माइनस 10% का और डिस्काउंट दिया, तो हमको कितना कितना सेलिंग प्राइस हुआ, एसपी कितना हो गया, 1026, मतलब इतने प्राइस में उसको दिया ग्राहक को, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एमपी सक्सेसिव लगाओ, 2 बार डिस्काउंट हुआ ना, तो 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है पहले, है ना, 20% मतलब 1/5। अब डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब 5 में से 1 का डिस्काउंट किया है, इसका मतलब 4 की जगह 5 की जगह कितना में दिया, 5 रुपये में देना था, पर उसने कितने यूनिट में दिया, 4 रुपये में यूनिट में दिया, ठीक है, कम दिया ना, मतलब 5 के देने की वजह उसने डिस्काउंट देके कितने बेचा, 4 में बेचा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उस ग्राहक को संतुष्ट नहीं हो तो उसने क्या बोला कि भैया और कम कर दो, तो उसने 10% और कम कर दिया। मतलब 10% मतलब कितना होता है, 10% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/10, तो मतलब 10 की जगह मतलब एक काम करके फिर उसने 9 में दिया, ठीक है, जब ग्राहक ने तब बोला, ठीक है, तो 10 की जगह कितना दिया, 9 में दिया। फिर फाइनल में उसमें कितना डिसाइड हुआ, इतना एसपी गया, ये आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जो कटरा काट लो, 9 से काट लो, 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 3, 9 चौका 36, ठीक है, 2 से काटो 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 7 जा, ये कितना होगा 2 5 जा, ठीक है। तो बस एमपी तो कितना हो गया आपका 25 इंटू में 57, अब बस इंटू कर लो, 25 7 कितना होता है 175, 17 ये हो गया। फिर उसके बाद 25 25 कितना होता है 150, मतलब 25 25 125 होता है, 7 ये हो गया, तो 1425, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको सक्सेसफुल लगाना, तो कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 3rd क्वेश्चन आज का, सॉरी 4th क्वेश्चन। इन अ शेल्टर ऑफ हेन्स एंड काउस, है ना, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना दिया है 180 एंड टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितना दिया है 65 दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेन्स एंड काउस, ठीक है। तो आपको देखो नंबर ऑफ हेड्स, देखो काउ हो चाहे बकरी हो चाहे गाय हो, उसका तो एक ही हेड होगा ना, तो टोटल उसने कितने हेड्स दे रखे 65, इसका मतलब गाय और हैंड के पास तो एक ही सर होगा ना, 10 सर तो होते नहीं है, 2 सर होंगे, ठीक है। तो टोटल इसका मतलब टोटल क्या होगा, टोटल नंबर काऊ और उसके मिला के, काऊ और हैंड को मिला के कितने हो गए 65 हो गए, इतने काऊ इतने ही है, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल लेग्स कितने दिए 180 दिया, तो मैं पहले दोनों मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। 180 क्या दिया, नंबर ऑफ लेग्स दिया, पर ये बताइए, मैं मान लेता हूँ कि हैंड के भी और काऊ के भी दोनों के कितने हैं, 2 2 पैर हैं, ठीक है। बाद में देखूंगा काऊ के 4 पैर होते हैं, 2 2 पैर होते, तो ये बताइए किससे 65 है, 65 टोटल मिला के काऊ और हैंड को मिला के 65 है, तो लेग कितने होने चाहिए था, अगर 2 2 पैर होते लेग कितना होता, 2 से इंटू कर दो कितना होता है 130 होता, पर आपको दिया कितने लेग है 180, तो मतलब कितना कितना जाता है 130 होना चाहिए था, पर कितने 50 जाता है। 50 एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि काऊ के भाई, काऊ के 2 पैर थोड़े ना होता है, 2 पैर और होता है, 4 पैर होते हैं ना, तो 2 पैर यही है, ये 2 की वैल्यू ये है, मतलब 50 ये काऊ के पैर है, मतलब जितने भी काऊ हैं उनके 2 2 अलग, तो 2 से डिवाइड कर लो तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ काऊ, तो काऊ कितनी हो गई आपकी 25 हो गई, ठीक है। तो आपको टोटल पता है, टोटल कितने हैं काऊ और हैंड को मिला के 65 है, तो आपकी हैंड कितने हो जाएंगे, मुर्गे कितने हो जाएंगे 65 में से 25 आप माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं बोला है, काऊ और हैंड का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस कितने का बताइए जरा, 5 और ये 15 का, आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। नहीं है आपको ये पता है, तो आप ये काम करो, ऐसे निकालो, ऐसे मान लो कि काऊ की हेड कितना है, मान लो एक ही हेड होता है और हैंड का भी एक ही हेड होता है, तो मैंने a प्लस बी किया, कितने टोटल हेड है 65, ठीक है। अब काऊ के पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4a लिखा, ठीक है। और क्या बोलते हैं हैंड के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो 2b लिखा, इक्वल टू में आपका कितने टोटल लगे 180। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, a और b की वैल्यू निकाल लेना, काऊ और हैंड की, a को मैं काऊ से डिनोट कर रहा हूँ और b को मैं हैंड से डिनोट कर रहा हूँ, तो दोनों की वैल्यू निकाल लेना और आपको उसका डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो यूज करो, ठीक है। आ जाइए 5th क्वेश्चन पे, द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द एक्स एंड वाई कितना दिया है 45, मतलब प्रेजेंट एज जो है एक्स एंड वाई की कितनी दे रखी है 45, मतलब कि अगर सम निकालूं, अगर एवरेज 45 है तो सम कितना हो जाएगा दोनों का एक्स प्लस वाई का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ द देयर इज 6 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद उनका रेशियो कितना हो गया 7 रेशियो, आपका 7 रेशियो कितना 10 हो गया। अब ये बताइए 6 साल में इसके 6 साल बढ़ जाएगी एज, इसकी भी 6 साल, एक्स की भी 6 साल बढ़ जाएगी, वाई की भी 6 साल, टोटल कितनी बढ़ जाएगी दोनों को मिला के कितनी, सॉरी
12 साल हो जाएगी तो इसमें 12 जोड़ दो, 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 102। ठीक है, तो टोटल एक्स की और इसकी मिला के कितनी होगी 102 हो गई। ठीक है, 6 साल बाद। तो ये कितना है 7, और ये कितना है 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 102, मतलब कितने टाइम्स है 6 टाइम्स। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 6 साल बाद आपकी 42 हो गई, और वाई की कितनी होगी आपकी कितनी होगी 60 हो गई। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये 42 हो गई और ये 60 हो गई, ये तो 6 साल बाद की है। तो 6 साल पहले क्या होगी, मतलब प्रेजेंट एज की क्या होगी, मतलब +6 करने के मतलब 6 साल बाद की ना, आज से 6 साल बाद की है। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, तो 6 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो काट लो 9 चौको 36 और 9 छीं 54, फिर ये 2 जा और ये 3 जा, कितना आ गया 2:3 आ गया प्रेजेंट एज का रेशियो, इसका एक्स और वाई का। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए हमारा आज का क्या बोला, इफ 615a6 इज डिविजिबल बाय 4 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को ना, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में। 615a6, ठीक है, ये डिविजिबल है किससे 4 से, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी डिविजिबल होंगी किससे 4 से। हाँ, तो लास्ट 2 डिजिट देख लो और ए की पॉसिबिलिटी निकाल लो। अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या 0 6 डिवाइड होगा 4 से, नहीं होगा, इसका मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं होगा। तो मैं ए की पॉसिबिलिटी निकाल रहा हूँ कि ए की क्या वैल्यू पॉसिबल होता है। अगर मैं 1 रखूँ 1 तो 6, हाँ तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होगा ना, ये 16 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू 2 ले, 26 डिवाइड होगा 4 से, नहीं होगा, तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, 3 रखूंगा तो 36 डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो मतलब 3 भी आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है। फिर उसके बाद 46 डिवाइड होगा 4 से, नहीं होगा। 56 डिवाइड होगा, हाँ होगा, 14 चौको 56, तो मतलब सॉरी यहाँ 5 लिखे ना। फिर उसके बाद 6 से 6 रखूंगा 66 नहीं डिवाइड होगा, 76, हाँ 76 19 चौको ये भी डिवाइड होगा किससे 4 से, मतलब 7 रखने पे ए की वैल्यू डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद 8 से रखने पर नहीं डिवाइड होगा, 9 रखने पे 96 होगा, 24 चौको 96, इसका मतलब 9 से। फिर उसके बाद ए की वैल्यू 10 तो ले नहीं सकते क्योंकि यूनिट डिजिट लेने हैं, वो सिंगल डिजिट होगी ना, है ना। तो अब देखिए ए की क्या पॉसिबल वैल्यू है, ये है। अब उसने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो बस जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है इनका सम ले लो। 1 3 4 4 5 9 9 18 18 7 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा सम उसका। ठीक है, समझ में। चलिए 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए क्या बोला है इसमें, अब बैट्समैन स्कोर कितना 99 रन इन द 33rd मैच में, मतलब इस मैच 33 मैच में कितना स्कोर किया उसने 99 रन के। हाउ मच एवरेज पर मैच इंक्रीज सो डेट द 66 रन इन हिज एवरेज पर मैच बिफोर 33rd मैच। उसने ये बोला है कि 33rd मैच में उसने कितना स्कोर किया 99 रन। ठीक है, 32 इससे पहले वाले मैच में 32 इनिंग में 3rd मैच में उसने टोटल एवरेज कितना, उसका एवरेज था, एवरेज स्कोर कितना था 66 था। तो उसने हमको बताना है जब उसने 33rd मैच में 99 रन स्कोर किया तो एवरेज कितने से बढ़ गया, क्योंकि भाई 33rd मैच में क्या ये एवरेज से ज़्यादा स्कोर कर लिया ना, तो एवरेज आपका इसकी इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। तो आइए देखते हैं आप कितना इंक्रीज हुआ। तो आप क्या करो, कुछ नहीं करो, आप देखो कितने का इंक्रीज हुआ। मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ कितने का इंक्रीज हुआ आपका 33 का। ठीक है, अब टोटल मैच कितने हो गए 33, 33 से डिवाइड करो, टोटल मैच 33 में बचेंगे ना, पहले 32 मैच से आप कितने 33 मैच हो गए, तो कितने का डिफरेंस आया 33 का, कितना इतना ज़्यादा स्कोर किया ना। अभी क्या करो सब में बढ़ जाएगा 33, एवरेज निकालना है, एवरेज कितना बढ़ा तो बस 33 से डिवाइड करो तो +1, मतलब इतने का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो +1 का इंक्रीज हुआ। अब आपको वैसे मैथड करना है, तो देखिए 66 स्कोर किया कितने 32 इनिंग में, है ना, 32 इनिंग्स में 66 एवरेज स्कोर था। ठीक है, फिर 33 मैच में कितना स्कोर कर लिया उसने 99। ठीक है, तो टोटल इतना, टोटल सब स्कोर निकाल लिया। फिर अपन में टोटल इनिंग कितनी है 33 इनिंग, और यहाँ पे हमको न्यू एवरेज मिल जाएगा, मान लो 66 से जस्ट थोड़ा बड़ा नंबर मिल जाएगा x। ठीक है, बस यहाँ से काट लो 32 जा और यहाँ 33 जा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस, और ये कितना हो गया आपका 3, और ये कितना 66 प्लस x। ठीक है, 66 यहाँ भेजोगे तो -2 + 3 और यहाँ पे x। ठीक है, 3 2 -2 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना से एवरेज इंक्रीज हुआ आपका 1। ठीक है, समझ में है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 8 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चन लाया है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर दिख भी जाते हैं तो आपको फंसना नहीं है ना, बार बार उतना रिपीट नहीं होते, पर आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो चलिए आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखो 6th रूट है, 4th रूट है और स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 83 का क्या है देखते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो मैं इसको रूट में क्या लिख सकता हूँ 1/6 लिखता हूँ। ठीक है, क्या करते हो जब स्क्वायर रूट रहता है तो आप क्या करते हो √3 को मैं क्या लिखूंगा, तो 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो आप जब भी दिया रहो स्क्वायर रूट जो भी 6th रूट है 4th रूट है तो आप पावर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, अब देखिए 17 की पावर क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 17 की पावर 1/4 और 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। समझ में।
अब देखिए जब भी आपका पावर फ्रैक्शन में, तो आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, 6 4 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका 12 आएगा, तो 12 से इंटू कर दो पावर में, ठीक है। तो 12 से इंटू कर लो, तो 6 दूनी 12 और 4 दिया 12, और ये कितना होगा आपका 6, ठीक है। तो 83 की पावर 2, ठीक है, और 17 की पावर 3 और 3 की पावर 6। आप देख लीजिए। अब 83 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए, मैंने 100 के नियरेस्ट और 50 के नियरेस्ट सारी वैल्यू में बता चुका हूँ। देखो 100 से कितना कम है, 17 कम है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 89 लिख लो, ठीक है, बचा 2 कैरी। आप 17 जितना 17 से कम मतलब 83 में 17 और माइनस कर दो, कितना हो गया 66 हो गया, और प्लस 2 कैरी, इसका 2 कैरी जो 17 का स्क्वायर किया 2 कैरी आया, तो उसको जोड़ दो, तो कितना होगा 68 ये आ जाएगा। तो आपको वैसे तो याद होना चाहिए, तुरंत निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर निकालना आना चाहिए। फिर 17 की 17 का क्यूब भी आना है। अब मैंने आपको बताया कि 25 तक आपको एकदम क्यूब रटे होने चाहिए, ठीक है। तो 17 का क्यूब क्या होता है आपका 4913, ठीक है, 4913 होता है। और 6 का 3 का पावर 6 कितना होता है, तो इसको लिख लो 3 की पावर, ये किसके इक्वल है 3 का स्क्वायर की पावर 3 लिख लो, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, और 9 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा आपका 729, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, आपको सी बात है ये बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। तो ओनली वन। समझ में आपको। तो इस तरीके से आपको जब भी आपको रूट में पावर दी हो, तो आपको फ्रैक्शन में जाओ, उसके बाद एलसीएम लो, उसके बाद जब पावर इस फॉर्म में आ जाए अपना इंटीजर फॉर्म में, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि लेस देन और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा कैसे निकालें, ठीक है। समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 9th क्वेश्चन है हमारा आज का, ठीक है। क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज, ठीक है, 2 सिटीज बना लेता हूँ, एक एक्स है एक वाई है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है 234 किलोमीटर दी है ना। आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम 5 AM, मतलब एक ट्रेन मान लो ए है, कितने बजे स्टार्ट होती है 5 बजे चलती है, ठीक है। फ्रॉम एक्स मूविंग टूवर्ड वाइट, है ना, वाई की तरफ जाती है, और कितने इसकी स्पीड कितनी दी है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है। एनदर ट्रेन लीव्स एट 6 AM, ठीक है, दूसरी ट्रेन 6 AM फ्रॉम वाई। अब दूसरी ट्रेन यहाँ से चल रही है, मान लो बी ट्रेन है, कितने बजे चल रही है 6 बजे चल रही है सुबह, और कितनी स्पीड कितनी है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। टू वर्ड्स मतलब इसकी यहाँ ये बी ट्रेन इधर जा रही है, ए ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है। एट वॉट टाइम डू दे मतलब डू द टू ट्रेन मीट, मतलब किस टाइम पे वो मिलेगी। तो पहले ये देखो सेम टाइम पे चलना चाहिए, तो ये 5 बजे चल रही है, 6 बजे चल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको 1 घंटे चला लेता हूँ। 1 घंटे में कितना चल रहा है कितना चलेगा, तो देखिए 1 घंटे में स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना चलेगा 72 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। आपको स्पीड की तरफ नहीं देखना, आपको ये देखना कि 1 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है, 1 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है ना 72 किलोमीटर चल लिया, तो बचा कितना किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, तो 234 में से आप 72 माइनस कर दो, क्योंकि 5-6 बजे तक 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक तो 8 ट्रेन है 72 किलोमीटर तक चल लिया, तो बचा कितना आप इन दोनों के बीच की दूरी, ये 2 अदर कितना बचा 6 सॉरी 6 और ये कितना 160, ये डिस्टेंस कितनी बनी 162 बची, कितनी बची 162 ये डिस्टेंस बची, ठीक है। अब ये डिस्टेंस को कवर करना है किसको ए और बी ट्रेन को, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है 6 बजे स्टार्ट को। तो कुछ नहीं टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है आपका डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है आपको 162 अपॉन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आपको पता है कि रिलेटिव जब अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 90 + 72 कितना हो जाएगा आपका 162 से डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका 1 घंटा, मतलब 1 घंटा लगेगा 6 बजे के बाद 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे बाद मतलब 7 बजे ये लोग मीट करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये सॉल्व पूरा बता रहा हूँ, पर आपको तुरंत करना है वहाँ पे एग्जाम पे, ये नहीं कि आप डायग्राम बनाते बैठे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 10th क्वेश्चन है आज का। क्या बोला है, करंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कितनी दिया है, ये दिया है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years ago इफ द पॉपुलेशन हैज डिक्रीज ड्यूरिंग दोज 2 years, है ना, एट द रेट ऑफ 10% एंड 15%। मतलब क्या हुआ था, पहले पॉपुलेशन थी x थी, ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी थी। अब पहले क्या हुआ कि 10% से बढ़ा 2 साल में, फिर इसके बाद क्या हुआ 15% से फिर पॉपुलेशन बढ़ी, है ना, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है सॉरी, मतलब पहले इतना था, फिर 10% का डिक्रीज हुई, फिर उसके बाद 15% का डिक्रीज हुई, तो मतलब फाइनल में हमको आपकी जो करंट है पॉपुलेशन कितनी हो गई है, इतनी हो, ठीक है। तो आपसे चाहे आगे जाने को बोले चाहे पीछे जाने को, आपको क्या लगाना है सक्सेसिव लगाना है, ठीक है। तो मैं एक्स मान लिया, जो प्रीवियस था इतना था, ठीक है, करंट पॉपुलेशन आपको दिया है, और ये प्रीवियस मान लिया, तो पहले इफ द पॉपुलेशन है डिक्रीज ड्यूरिंग द इतना, ठीक है, तो डिक्रीज होते हुए एट द 10%, ठीक है, व्हाट इज द पॉपुलेशन, ठीक है, डिक्रीज हुई, इसका मतलब 10% की जगह 10% मतलब कितना होता है आपका 1/10 हो जाता है, मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, 10 में से कितनी पॉपुलेशन हो गई 9 की, ठीक है। उसके बाद 15% कितना होता है आपका 3/20, है ना, 15% कितना होता है 3/20 फ्रैक्शन में निकालते आता है ना आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में, तो मतलब 20 में से कितना कम हो गया 3 यूनिट कम हो गए, तो इसका मतलब पॉपुलेशन कितनी बची
20 में से 17 बची है, ठीक है। तो करंट पॉपुलेशन कितनी दे रखी है हमको, इतना दी है, ठीक है, 15,300। बस जो कट रहा काट लो। 79 से कितना होता है, 153 होता है, तो ये कट जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू में आपका 200, तो कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। तो 20,000 पॉपुलेशन थी 2 साल पहले की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले पॉपुलेशन मैंने एक्स मान ली, उसके बाद डिक्रीज हुआ, मतलब 10 से 9 हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर डिक्रीज हुआ 15% का, मतलब 20 से 17 हो गई, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। बस आप आराम से निकालो। तो अब आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, 2 साल पहले इतनी होगी, कितनी थी, 20,000 थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20,000, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, बार बार रिवीजन करो, बार बार मल्टीप्लाई। आप ना रिवीजन तभी होगा अपना जब आप मॉक दोगे, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे बेनिफिट नहीं होगा। आपसे नहीं बन रहा कोई बात नहीं, आपका 70-80% सिलेबस हो गया, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। किसी भी टीचर को उठा लीजिए, उसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको मॉक देना नहीं पसंद है तो आप मिक्स सेट लगाइए, ठीक है। किसी टीचर को उठा लीजिए, जो क्वेश्चन करा रहा है उसको लगाइए आप, है ना। तो बस आपको ये है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्लियर कब होंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस करने के बाद जब आप उस क्वेश्चन में फंसोगे, तब तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे ना। जब आपसे देखोगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइए और अपना माइंडसेट और डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहिए जो भी आप चीज़ कर रहे हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।